नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इंग्लिश में बात करूं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपके लेबर असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है और वहां पे शायद उन्होंने लिखा पादप वृद्धि एवं गतियां, वो यही चैप्टर है। ठीक है, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का भी लास्ट चैप्टर है और अपने सिलेबस का भी लास्ट चैप्टर है, यानी कि इसी चैप्टर के साथ हम अपना सिलेबस को पूरी तरीके से डी एंड कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ था। आज की क्लास में वन शॉट के अंदर कंप्लीट चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। यकीन ना हो तो क्लास के बाद एनसीईआरटी उठा के देख लेना, एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको इस क्लास के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझने लायक है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे ये आती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसमें मैटर कितना पढ़ना है, कंटेंट कितना पढ़ना है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें छोड़नी है। वैसे एनसीईआरटी तो मैं पूरी कवर करवाऊंगा, लेकिन उसको एक बेहतरीन तरीके से कवर करवाऊंगा ताकि वो याद रखने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो जितना मैटर हमें पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारी चीजें मैं कलेक्ट करके लाया हूं। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उन सभी चीजों को आप नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्तन, सबसे पहले एक छोटी सी आपको मैं बता देता हूं कि इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पादप वृद्धि होती क्या है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, नॉर्मल सी चीज सभी को पता ही है वृद्धि क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि वृद्धि मापन के तरीके, यानी कि वृद्धि को कैसे कैसे माप सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ये जो वृद्धि होती है ये दो प्रकार की होती है, एक समानांतर वृद्धि और एक गुणोत्तर वृद्धि। तो उन दोनों के अंदर अपन समझेंगे कि क्या समानांतर होती है और क्या गुणोत्तर होती है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि वृद्धि दर क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होती है। उसके बाद में परम वृद्धि क्या होती है और आपेक्षिक वृद्धि क्या होती है। फिर अपन देखेंगे परिवर्धन क्या होता है, विभेदन क्या होता है, निर्विभेदन क्या होता है, पुनर्विभेदन क्या होता है। यानी कि छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे आज मुझे बहुत सारी चीजें लिखानी है, मतलब हाथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं पहले से। बहुत सारी चीजें मुझे लिखानी है, मतलब मैं शायद लिखता ही रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे हर वो चीज लिखानी है, इसलिए मैं शायद आपके सामने थोड़ा बहुत न देख पाऊं, लेकिन जितनी चीजें मैं आपको लिखाऊं आंख बंद करके आप विश्वास करके उन चीजों को घोट जाना, तुम्हारे एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। जहां पे चीज समझाने लायक होगी वहां पे मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपन जो है वो लिखाएंगे पूरी की पूरी चीजें। तो आप जो है वो मेरे को सुनते जाना, एक बार आपके दिमाग में से मैंने जो जो बोला वो निकल जाएगा, तो आपको ये चैप्टर किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ज्यादा होगी बातें। सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन देखेंगे कि वृद्धि होती क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कि वृद्धि क्या होती है, और आप सभी लोग भी मुझे बताएंगे कि वृद्धि होती क्या है, वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि या ग्रोथ क्या होती है। बहुत सिंपल सी चीज है। वृद्धि का मतलब जो कोशिका है या तो उसका आकार बढ़ना, जो सेल है या तो उसका आकार बढ़ना, साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है। आकार बढ़ना यानी कि उसका भार बढ़ना, मास बढ़ना, जीव द्रव्य बढ़ना, कोशिका द्रव्य बढ़ना, या फिर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए। पहले उसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब बढ़ करके 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो वो भी एक वृद्धि है। यानी कि वृद्धि जो अपन कह सकते हैं, चाहे संख्या में हो, चाहे भार में हो, चाहे नंबर में हो, या फिर चाहे क्षेत्रफल में हो, किसी भी चीज के अंदर अगर अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी हो रही है, इरिवर्सिबल इंक्रीमेंट हो रहा है। अनुत्क्रमणीय का मतलब जो वापस न जा सके। दो चीजें होती हैं, एक रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय और एक इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय। तो वृद्धि जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है। वृद्धि क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसी चीज को आपको लिखना है, वृद्धि क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या या फिर कोशिकाओं का भार या क्षेत्रफल में जो अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी होती है उसे वृद्धि कहते हैं। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है और आपसे पूछेगा भी कोई नहीं, और पूछ लेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखना है आपको, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं का आकार
या फिर अपन कह सकते हैं कोशिकाओं का भार, वेट कह सकते हैं। और क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी। कैसी? इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी। अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी को अपन क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता आपको समझाना। कोशिका की संख्या में, कोशिका के भार में या क्षेत्रफल में अगर बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी कैसी होनी चाहिए? अनुत्क्रमणीय, तो उसे अपन क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे कि वृद्धि जो है, वृद्धि सजीवों का मूलभूत लक्षण है। वृद्धि सजीवों का मूलभूत लक्षण है, लेकिन इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन आंतरिक वृद्धि, इंटरनल ग्रोथ, एक होती है वृद्धि और एक होती है आंतरिक वृद्धि, अंदर से वृद्धि हो रही। आंतरिक वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है। सजीवों का पारिभाषिक लक्षण। इसका मतलब क्या हो सर? अभी समझाऊंगा। पारिभाषिक लक्षण देख, यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज की, एक वृद्धि और एक आंतरिक वृद्धि। इसके अलावा मैंने दो चीजें और यूज की, एक मूलभूत लक्षण यानी कि फंडामेंटल कैरेक्टर, और एक पारिभाषिक लक्षण यानी कि डिफाइनिंग कैरेक्टर। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। मूलभूत लक्षण का मतलब ऐसा लक्षण जो सजीव के अंदर भी मिलता है और निर्जीवों के अंदर भी वो लक्षण पाया जा सकता है। इसलिए वृद्धि को मैंने सजीवों का मूलभूत लक्षण कहा। मतलब ये वृद्धि सजीवों में भी हो सकती है और वृद्धि निर्जीवों में भी हो सकती है। सर, निर्जीवों में वृद्धि कैसे होती है? रेत के टीलों का आकार नहीं बढ़ता क्या भाई? जब आंधियां चलती हैं तो रेत के टीलों का आकार बढ़ता है। रेत के जो टीले होते हैं उनके ऊपर रेत जमती जाती है, तो एक टाइम के बाद उसका भी आकार बढ़ जाता है। पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की वृद्धि है। या फिर जो ग्लेशियर होते हैं या फिर बर्फ के पहाड़ होते हैं, तो उनके ऊपर भी जब बर्फ गिरती रहती है तो पहाड़ का साइज बढ़ जाता है। तो वृद्धि तो जरूरी नहीं है केवल सजीव में ही हो, वृद्धि तो निर्जीवों में भी हो सकती है। वृद्धि तो सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी हो सकती है, लेकिन आंतरिक वृद्धि जो है ये केवल सजीवों में ही होती है। इसलिए आंतरिक वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है। पारिभाषिक लक्षण का मतलब है ऐसा लक्षण जो केवल सजीवों में पाया जाना चाहिए, निर्जीवों के अंदर वो लक्षण नहीं होना चाहिए। पारिभाषिक लक्षण की विशेषता क्या है? लिख लो। पारिभाषिक लक्षण का मतलब ऐसा लक्षण जो केवल सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन पारिभाषिक लक्षण की, सभी सजीवों के अंदर वो लक्षण पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सजीव के अंदर मिल रहा है, किसी सजीव में नहीं मिल रहा है। सभी सजीवों में वो लक्षण मिलना चाहिए और निर्जीवों में वो लक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसे कहते हैं पारिभाषिक लक्षण। और आंतरिक वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। जैसे उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ये सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है। उपापचय की क्रिया सभी सजीवों में होती है बिना किसी अपवाद के, और किसी भी निर्जीव में नहीं होती। इसलिए ये क्या है? पारिभाषिक लक्षण है। समझ गए मेरी बातों? चल, तो ये हो गया इसका मूलभूत लक्षण और पारिभाषिक लक्षण के अंदर अंतर जो आपको समझना था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए पादपों की जो वृद्धि होती है, पादपों में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? पादपों में जो वृद्धि होती है उसके लक्षण, पादपों में वृद्धि के क्या क्या लक्षण? तो सबसे पहला लक्षण है पादपों में जो वृद्धि है, पादपों में वृद्धि असीमित होती है। पादपों में वृद्धि असीमित होती है। क्या मतलब हुआ इसका? पादपों में वृद्धि असीमित होती है, इसका मतलब जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि पादपों के अंदर वृद्धि रुकती नहीं, जीवन पर्यंत चलती रहेगी। जबकि जंतुओं के अंदर वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। जंतुओं में वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है। जंतुओं की वृद्धि सीमित होती है। एक समय आएगा उसके बाद जंतु में ग्रोथ आगे नहीं होगी, तो उनके अंदर सीमित वृद्धि होती है, वृद्धि सीमित होती है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इसके लक्षण की, कि जो पादपों में वृद्धि होती है, ये जो असीमित वृद्धि होती है इसे वृद्धि का खुला प्रारूप कहते हैं। तो
पादपों में जो वृद्धि है वो वृद्धि का खुला प्रारूप है, इसे वृद्धि का खुला प्रारूप कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। लाइट पड़ रही है कि दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि लाइट पड़ रही है? ठीक है, चलो। पादपों में जो वृद्धि है वो असीमित वृद्धि होती है, यानी कि जीवन पर्यंत ये वृद्धि चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती, और इसे वृद्धि का खुला प्रारूप कहा जाता है। ये पादपों की वृद्धि के लक्षण हैं। ये पादपों में जो वृद्धि पाई जाती है उसके लक्षण हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मिटा दूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चल, अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि को मापने के तरीके, कि वृद्धि को कैसे माप सकते हैं अपन। तो जो परिभाषा मैंने आपको बताई वही बस याद रखनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं करना। अगला जो टॉपिक है वो है वृद्धि को मापने के तरीके। वृद्धि मापन के तरीके, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वृद्धि मापन के? देख, एक पहला तरीका हो सकता है इंक्रीज इन नंबर, यानी कि संख्या में वृद्धि हो सकती है। मैं वृद्धि में संख्या में वृद्धि, मैं यहां पे बता रहा हूं कि वृद्धि को कैसे कैसे माप सकते हैं। तो एक तो अगर संख्या में वृद्धि होती है तो वो भी वृद्धि है। एक हो सकता है इंक्रीज इन वेट, यानी कि भार में बढ़ोतरी या भार में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इंक्रीज इन एरिया, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है, और क्या हो सकता है? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के अंदर जो है वो वृद्धि हो सकती है, जीव द्रव्य में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिनके अंदर वृद्धि को अपन माप सकते हैं। संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, भार में बढ़ोतरी हो सकती है, जीव द्रव्य में बढ़ोतरी हो सकती है, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो सकती है। ये सारे के सारे वृद्धि को मापने के तरीके। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे कि इंक्रीज इन नंबर का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो मक्का का पौधा होता है, मक्के के शीर्ष की कोशिका, मक्के के परोशीर्ष की सेल्स 1 घंटे में लगभग 17,500 नई सेल्स का निर्माण करती है। ये मैंने इसके साथ आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि संख्या में वृद्धि कैसे होती है। और एग्जाम्पल याद रखना कि मक्का का जो परोशीर्ष होता है, स्टेम जो होता है, उसके शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं हैं वो 1 घंटे में लगभग 17,500 नई कोशिका बना सकती हैं। 1 घंटे में लगभग 17,500 नई कोशिका बना सकती हैं। तो ये क्या हुआ? संख्या में वृद्धि। एक कोशिका थी, उससे 17,500 कोशिका बन गई, यानी कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। अच्छा, इंक्रीज इन वेट या इंक्रीज इन भार में वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जो तरबूज की कोशिका होती है, तरबूज की एक कोशिका अपने आयतन से 3.5 लाख गुना वृद्धि कर सकती है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन मास। इसका एग्जाम्पल है तरबूज। जब तरबूज लगता है तो इतना सा होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, अंगूर के जितना या उससे भी छोटा। और एक तरबूज मार्केट में अपन देखते 10-10, 12-12 किलो के तरबूज हो जाते हैं। तो उस एक इतने से इतना बड़ा तरबूज, मतलब तरबूज के अंदर एक कोशिका अपने सामान्य जब आयतन होता है उससे 3.5 लाख गुना वृद्धि कर सकती है। इतनी क्षमता होती है, तब जाकर के तरबूज जो है वो इतने बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि का एग्जाम्पल बताइए सर। पत्तियों की
पत्तियों के अंदर जो वृद्धि होती है उसको किस में मापा जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में, है ना। पत्तियों की वृद्धि जो होती है, पत्तियों की वृद्धि, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा, पत्तियों की वृद्धि। भाई पत्तियों के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक पत्ती से दो पत्ती होगी, नहीं, पत्तियों के अंदर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पहले पत्ती 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, यानी कि पहले पत्ती इतनी सी थी, अब पत्ती जो है वो इतनी ही बड़ी हो गई, यानी कि पत्तियों के अंदर क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया। समझ गए मेरी बातों को? चलो, ये थे वृद्धि के मापने के तरीके। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करके लिख सकते हैं कि वृद्धि को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, पादपों में लंबाई को मापने वाला यंत्र, लंबाई को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर, इस चीज को भी ध्यान रखना कि पादपों के अंदर लंबाई मापने वाला जो यंत्र है, या लंबाई में जो बढ़ोतरी हुई उसको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑक्सेनोमीटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आप समझ गए? चलो, इतनी चीजों को नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि परम वृद्धि और आपेक्षिक वृद्धि क्या होती है। एक बार मैं इसको, जो फ्लैश पढ़ रहा है, अब क्लियर है? क्लियर दिख रहा है? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे चीजें बताऊंगा आपको, परम वृद्धि और आपेक्षिक वृद्धि क्या होती है। चलो बता दो इसको। एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ, परम वृद्धि है आपेक्षिक वृद्धि। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परम वृद्धि की, सबसे पहले मैं अगर बात करूं परम वृद्धि की, तो परम वृद्धि क्या होती है? एक नियत समय में हुई वृद्धि, एक नियत समय में, कांस्टेंट टाइम में, नियत समय में हुई वृद्धि, उसको तो कहते हैं परम वृद्धि। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। एक नियत समय में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? परम वृद्धि। और इसको निकालने का सूत्र है अंतिम वृद्धि, ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाँ, अंतिम वृद्धि माइनस प्रारंभिक वृद्धि, अंतिम वृद्धि माइनस प्रारंभिक वृद्धि, ये तो होती है परम वृद्धि। और दूसरी मैंने बात की आपेक्षिक वृद्धि, रिलेटिव ग्रोथ। आपेक्षिक वृद्धि, आपेक्षिक वृद्धि क्या होती है? एक फॉर्मूला ध्यान रखना, बस आपको ध्यान रखना कि इकाई समय में हुई वृद्धि और प्रारंभिक वृद्धि, यानी कि ग्रोथ इन यूनिट टाइम, ग्रोथ इन यूनिट टाइम, इकाई समय में हुई वृद्धि, ग्रोथ इन यूनिट टाइम बटा इनिशियल ग्रोथ, प्रारंभिक वृद्धि, इनिशियल ग्रोथ यानी कि प्रारंभिक वृद्धि इनटू 100। तो ये आपेक्षिक वृद्धि को निकालने का सूत्र है। परम वृद्धि क्या होती है? एक नियत समय में हुई वृद्धि। और आपेक्षिक वृद्धि क्या होती है? ग्रोथ इन यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल ग्रोथ इनटू 100। अब एग्जांपल से समझो, मेरे पास एक लीफ है ये, ठीक है, एक मेरे पास ये लीफ है ए, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार की वृद्धि होती है, ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि होती है। फिर एक मेरे पास दूसरी लीफ है ये, और इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती, ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती। मान लो ये जो लीफ है ना, ये लीफ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और ये जो लीफ है ये है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। और इसके अंदर ये जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि इसके अंदर जो हुई है ना, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अंदर भी ये वृद्धि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतनी बात समझ गई? मैंने यहाँ पे कहा कि ये पत्ती 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, ये पत्ती 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी।
अब ये पत्ती कुछ समय बाद में कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वृद्धि होगी। अच्छा, इसकी बात करूं तो अब ये पत्ती कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की तो ये थी और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब मुझे बताइए इसमें परम वृद्धि कौन सी है, इसमें परम वृद्धि कौन सी है? तो परम वृद्धि क्या होती है, एक नियत समय में हुई वृद्धि क्या होती है, परम वृद्धि। तो इसके अंदर कांस्टेंट टाइम में कितनी वृद्धि हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर भी कांस्टेंट टाइम में कितनी वृद्धि हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए पत्ती ए के लिए भी परम वृद्धि का मान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पत्ती बी के लिए भी परम वृद्धि का मान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। या फिर ऐसे नहीं निकालना चाहो, सूत्र से निकालना चाहो तो अंतिम वृद्धि यानी कि इसकी अभी जो है वो वृद्धि कितनी है, तो 10 और 5 15। वर्तमान में इसकी क्षेत्रफल कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहले कितना था, 10 था। भाई वृद्धि, इस वृद्धि होने से पहले 10 था और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 में से 10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी कितनी है, 5 और 5 10 है और पहले कितनी थी, 5, यानी कि 10 में से 5 निकालेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक करेंगे तो इसके भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों तरीके आप कर सकते हैं कि एक नियत समय में हुई वृद्धि या फिर अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये तो होती है परम वृद्धि। अब आपेक्षिक वृद्धि कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं बात करूं लीफ ए की, पत्ती ए की बात करूं तो इसके अंदर आपेक्षिक वृद्धि कैसे निकालेंगे, ग्रोथ इन यूनिट टाइम कितनी हुई, 5 हुई है ना। एक नियत समय में, कांस्टेंट समय में कितनी वृद्धि हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल ग्रोथ कितनी थी, 10 थी, इनटू क्या आया 100, यानी कि इसको अगर मैं काट पीट के करूं तो इसके अंदर 50% क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि लीफ ए के अंदर जो है वो आपेक्षिक वृद्धि कितनी है, 50%। अच्छा, अगर मैं बात करूं लीफ बी की, तो लीफ बी के अंदर जो है वो ग्रोथ इन यूनिट टाइम, वो इसके अंदर भी 5 है और इनिशियल ग्रोथ इसके अंदर कितनी थी, 5 थी, इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 100% यहाँ पे वृद्धि होती है। यानी कि परम वृद्धि दोनों की समान है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम में ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि कर रही है, ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृद्धि कर रही है। लेकिन आपेक्षिक वृद्धि उसके रिलेटिव निकालें तो लीफ ए के अंदर 50% की वृद्धि हुई, जबकि लीफ बी के अंदर 100% वृद्धि हुई। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ये थी और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बढ़ गई तो ये क्या हो गया, इसका 100% ग्रोथ हो गया। ये चीज आपको समझनी है कि परम वृद्धि क्या होती है और आपेक्षिक वृद्धि क्या होती है। क्लियर है इतनी बातें, परम वृद्धि और आपेक्षिक वृद्धि क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको चल, अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि प्रावस्थाएं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। हेडिंग लगाएंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ या वृद्धि प्रावस्थाएं। और वृद्धि की जो है वो 3 प्रावस्थाएं होती हैं। ये लगभग अपन ने पहले भी कहीं भी पढ़ा होगा इसको जरूर, लेकिन यहां पे भी इसको पढ़ेंगे। वृद्धि प्रावस्थाएं, वृद्धि प्रावस्थाएं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। और वृद्धि प्रावस्था को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मूल शीर्ष का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रूट अपेक्स या मूल शीर्ष का प्रयोग करते हैं। इसमें मूल शीर्ष का प्रयोग करते हैं, मूल शीर्ष का उपयोग। क्यों? क्योंकि इसमें तेजी से वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, तेजी से वृद्धि होती है, तो वो आसानी से देखी जा सकती है। इसलिए अपन वृद्धि प्रावस्था हेतु किसका प्रयोग करेंगे, मूल शीर्ष या रूट अपेक्स का प्रयोग करेंगे। अब वृद्धि प्रावस्था जो है वो 3 होती है। एक प्रावस्था जिसको अपन कह सकते हैं विभज्योतकी प्रावस्था, विभज्योतकी प्रावस्था। अच्छा, इंग्लिश में बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा दीर्घीकरण प्रावस्था, दीर्घीकरण प्रावस्था। इंग्लिश में बात करूं तो इलोंगेशन फेज, इलोंगेशन फेज। क्लियर है, इलोंगेशन फेज। तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। ये 3 प्रावस्थाएं वृद्धि की होती हैं, ये 3 प्रावस्थाएं वृद्धि की होती हैं। याद रख लोगे 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं, विभज्योतकी प्रावस्था, दीर्घीकरण अवस्था और परिपक्वन अवस्था, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। ठीक है। अब विभज्योतकी प्रावस्था की बात करो तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो कोशिका होती हैं, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन दर्शाती हैं, लगातार क्या करती हैं, विभाजन दर्शाती हैं, लगातार विभाजन दर्शाती हैं। यानी कि इस क्षेत्र की जो कोशिका होती है उसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है और ये कोशिका लगातार विभाजन दर्शाती है, क्योंकि विभज्योतक कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजन दर्शाएगी। अच्छा,
इन कोशिकाओं की विशेषता क्या है? सेल्स की विशेषता अगर पूछ ले कि यहाँ पे जो सेल होती हैं उन सेल की विशेषता क्या है, उन कोशिकाओं की विशेषता क्या है, तो विशेषताओं के तौर पे याद रखना आपको कि सघन कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म, सघन कोशिका द्रव्य, और सघन ही क्या हो जाएगा इसके अंदर? जीव द्रव्य। सघन कोशिका द्रव्य, सघन जीव द्रव्य और बड़ा व विकसित केंद्रक, बड़ा व विकसित केंद्रक। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हो जाएगा कि रिक्तिका छोटी, रिक्तिका या तो होगी छोटी या होगी एब्सेंट। देख रहा आपको, रिक्तिका या तो होगी छोटी या फिर हो जाएगी एब्सेंट। ठीक है। और एक चीज और, इसमें पतली भित्ति होगी, पतली भित्ति। और भित्ति पतली क्यों है? क्योंकि केवल केवल प्राथमिक भित्ति उपस्थित होती है। केवल यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल प्राथमिक भित्ति उपस्थित। ये इन कोशिकाओं की विशेषता है। ये 3 या 4 विशेषता है कि विभुजोतक की प्रावस्था के अंदर विभुजोतक की कोशिका होती है, ये लगातार विभाजन दर्शाती है। इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो सघन होता है, डेंस होता है। इनके अंदर रिक्तिका या तो होगी नहीं या फिर बहुत छोटी होगी। इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, विकसित होता है। और इसके अंदर ये जो है वो केवल प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलो, अब दीर्घीकरण प्रावस्था में क्या होता है? इसके अंदर सेल का आकार बढ़ जाता है, कोशिका का क्या हो जाता है? आकार बढ़ जाता है। एक काम तो ये होता है। इसके अंदर बस 3 काम याद रखने। पहला काम, कोशिका का आकार बढ़ गया। ठीक है। दूसरा काम क्या हो जाता है? वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन का मतलब ये जो रिक्तिका थी, ये जो रिक्तिका थी वो रिक्तिका वहां पे या तो थी नहीं या फिर बहुत छोटी थी, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है? रिक्तिका का आकार बढ़ जाता है, इसे कहते हैं वैक्यूलेशन। रिक्तिका का आकार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तीसरा काम इसके अंदर होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति निक्षेपण। सेल वॉल निक्षेपण यानी कि द्वितीयक भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। द्वितीयक भित्ति का भी यहाँ पे क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, यानी कि भित्ति यहाँ पे क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। यहाँ पे भित्ति पतली थी क्योंकि केवल प्राथमिक भित्ति थी, लेकिन यहाँ पे द्वितीयक भित्ति का भी निर्माण हो जाता है, इसलिए भित्ति मोटी हो जाती है। ये 3 काम दीर्घीकरण प्रावस्था में होते हैं। याद रख लोगे, केवल 3 काम है, बस याद रख लेना। ठीक है। चलो, अब आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है? इसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती, यानी कि जो कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता थी, इसके अंदर आते आते वो कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती हैं। क्या करती हैं? विभाजन की क्षमता खो देती हैं और परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व हो जाती है। विभाजन की क्षमता खो देती हैं और परिपक्व हो जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विभेदन, डिफरेंशिएशन। यानी कि जो विभजक कोशिका है, अगर वो विभाजन की क्षमता खो दे और परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? विभेदन कह देते हैं। उसे अपन क्या कह देते हैं? विभेदन कह देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या करेगी कोशिका? इसके अंदर कोशिका क्या करेगी? सेल्स विशेष, कोशिका जो है वो विशेष संरचनाएं ग्रहण कर लेती हैं, विशेष संरचनाएं ग्रहण कर लेती हैं, वह कुछ विशेष कार्य करना प्रारंभ कर देती है। कुछ क्या करती हैं? विशेष कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। ये सारी की सारी बातें वृद्धि प्रावस्था को लेकर के क्लियर होनी चाहिए कि विभजोतक की प्रावस्था जो होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज होती है, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन दर्शाती हैं। इन कोशिकाओं की विशेषता क्या है? सघन कोशिका द्रव्य, सघन जीव द्रव्य, रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित, सुविकसित केंद्रक, बड़ा केंद्रक, और इसके अंदर जो है वो अपन कह सकते हैं भित्ति पतली होती है क्योंकि केवल प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। फिर आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। 3 चेंज होते हैं। कौन कौन से 3 बदलाव होते हैं? एक तो कोशिका का आकार बढ़ जाता है, दूसरा वैक्यूलेशन हो जाता है, यानी कि जो रिक्तिका छोटी थी उसका आकार बड़ा हो जाता है, और तीसरा ये जो प्राथमिक भित्ति थी अब इसमें द्वितीयक भित्ति भी आ जाती है। ये 3 बदलाव होते हैं। और फिर मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है? ये जो कोशिका विभाजन दर्शा रही थी,
अब ये कोशिका विभाजन दर्शाना बंद कर देगी, परिपक्व हो जाएगी। ये एक बदलाव इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ू। अगर इतनी बातें आप समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ू। बता दो इसको। चलो अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि दर। अब अपन पढ़ेंगे वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। और वृद्धि दर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक समानांतर वृद्धि दर यानी कि अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, और एक हो जाएगी आपकी गुणोत्तर वृद्धि दर यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। याद हो जाएगा, समानांतर यानी कि अरिथमेटिक और गुणोत्तर यानी कि एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे वृद्धि दर, वृद्धि दर। और ये वृद्धि दर कितने प्रकार की हो जाएगी? दो प्रकार की हो जाएगी। एक होती है समानांतर, समानांतर वृद्धि दर, और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? गुणोत्तर वृद्धि दर। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? गुणोत्तर। अब ये जो गुणोत्तर वृद्धि दर है इसी को अपन ज्यामितीय वृद्धि दर भी कहते हैं, ज्यामितीय वृद्धि दर। और इसी को अपन क्या कहते हैं? चर घातांकीय वृद्धि दर भी कहते हैं, चर घातांकीय वृद्धि दर। ये तीनों नाम इसके हैं। और इसको अपन कह सकते हैं अंक गणितीय वृद्धि दर। अरिथमेटिक मतलब अंक गणितीय वृद्धि दर। ठीक है, ये दो प्रकार की वृद्धि दर देखने को मिलती है, एक समानांतर वृद्धि दर और दूसरी हो जाएगी गुणोत्तर वृद्धि दर। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, आप केवल नाम को ध्यान से पढ़ो। समानांतर यानी कि समान अंतर। ये जो वृद्धि दर है इसके अंदर क्या होगा? एक कोशिका है, ये कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बनाएगी। ठीक है सर, ये जो कोशिका है यह विभाजित होकर के दो कोशिका बनाएगी। इन दो कोशिकाओं में से एक कोशिका तो हो जाती है विभेदित और एक कोशिका पुनः आगे विभाजन दर्शाती है। ठीक है सर, एक कोशिका में विभाजन दर्शाया। इन दो में से भी एक तो हो जाती है विभेदित और एक जो है वो आगे पुनः विभाजन दर्शाती है। यानी कि इस प्रकार का प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है। समझ गए मेरी बात को? तो अब यहाँ पे ये आ गई इधर, और इधर अगर मैं बात करूं तो ये भी आ गई और ये भी आ गई। यानी कि एक से कितना बना? दो, दो से तीन, तीन से चार। यानी कि यहाँ पे अंतर कितना है? इसके बीच में भी एक अंतर, इसके बीच में भी एक अंतर, इसके बीच में भी एक अंतर। यानी कि अंतर समान रहता है। इसके अंदर क्या होता है? अंतर समान रहता है, अंतर समान रहता है। इस प्रकार की जो वृद्धि होती है उसको समानांतर वृद्धि कहते हैं। गुणोत्तर क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियल गुणोत्तर। एक कोशिका है, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, दो कोशिका है, इससे आगे फिर दो कोशिका, इससे फिर दो कोशिका, इससे भी फिर आगे दो कोशिका, इससे भी फिर आगे दो कोशिका, इससे भी फिर आगे दो कोशिका, और इससे भी फिर आगे दो कोशिका। यानी कि इसके अंदर एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। यानी कि इस प्रकार की जो वृद्धि होती है इसको अपन क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या गुणोत्तर वृद्धि दर। बहुत आसान कंसेप्ट है कि इसके अंदर विभाजन से दो कोशिका बनेगी और दोनों आगे फिर से विभाजित होगी। ये भी आगे दो कोशिकाओं में, ये भी दो कोशिकाओं में, लेकिन इसके अंदर विभाजन से जो दो कोशिका बनती है उसमें से एक के अंदर विभेदन हो जाता है। मतलब अब ये आगे विभाजित नहीं होगी, दो में से केवल एक ही आगे विभाजित होगी और ये भी दो का निर्माण करेगी। इन दो में से एक जो है वो विभाजित नहीं होगी और एक फिर से विभाजित होगी। समझ गए मेरी बात को? तो इसके अंदर अंतर समान रहता है। अगर यहाँ पे कोशिका दो होगी तो दो से चार, चार से छह, तो यहाँ पे दो दो का अंतर हो जाएगा। ठीक है ना? कुल मिलाकर के जो एपी पढ़ी ना आपने क्लास 10th के अंदर एपी पढ़ी, वही है, यहाँ पे अंतर समान रहेगा, तो वो हो जाती है समानांतर वृद्धि दर। याद रख लोगे इसको। चलो मान लो आपको यहाँ पे समानांतर वृद्धि दर में कहते हैं कि सेल्स की संख्या जो है वो x है, सेल्स की संख्या x है, तो विभाजन कितने होंगे बताओ? विभाजन कितने होंगे? तो कुछ नहीं करना, x-1 कर देना। मान लो यहाँ पे आपको कहें कि एक कोशिका, पादप कोशिका जो है वो समानांतर वृद्धि करते हुए उसके अंदर जो विभाजन है उससे मान लो 15 कोशिका बन जाती है, तो बताओ इसमें कितने विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 14, है ना? जितनी सेल्स की संख्या उसमें से एक कम कर दो, उतने विभाजन होंगे। तो इस प्रकार का सवाल आएंगे तो गलत नहीं करोगे भाई। सवाल आ गया कि 15 कोशिका बन रही है, कितने विभाजन की आवश्यकता होगी? कितनी? 14 की, एक कम कर दो बस। और अगर आपसे पूछ ले गुणोत्तर वृद्धि दर की, उसमें अगर आपसे कहते हैं सेल्स की संख्या निकालो, तो उसके अंदर आपके लिए सूत्र हो जाएगा 2n, यानी कि कितने विभाजन हुए, n का मतलब विभाजन की संख्या, कितने विभाजन हुए हैं उसका 2 की घात,
है ना। जैसे कि आपको कह दें कि 3 विभाजन के बाद कितनी कोशिका बनेगी, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 कोशिका बनेगी। समझ गए मेरी बात को। तो ये इस प्रकार के सवाल अगर आपसे पूछ ले तो गलत नहीं करने हैं। कर लोगे इस प्रकार के सवालों को। चलो अब आपसे पूछ ले समानांतर वृद्धि दर किसमें होती है, तो ये मूल दीर्घीकरण क्षेत्र में होती है। ये किसमें होती है, मूल दीर्घीकरण क्षेत्र में होती है, मूल दीर्घीकरण क्षेत्र में होती है। और ये होती है लगभग सभी जीवों में, ये लगभग सभी जीवों में होती है। ऐसी होती है, अपने अंदर भी यही वृद्धि होती है, ये लगभग सभी जीवों में होती है। और ये वृद्धि कब होगी, जब पोषक पदार्थों से प्रचुर माध्यम में वृद्धि करवाएंगे। पोषक पदार्थों से प्रचुर माध्यम में, पोषक पदार्थों से प्रचुर माध्यम में वृद्धि कराने पर, ठीक है, तब ये होगा। इसको नोट करो। फिर इसके ग्राफ हैं, थोड़े से मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चल इसके अंदर जो ग्राफ आएगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा, इस प्रकार से ऐसा ग्राफ आएगा। इधर है लेंथ यानी कि लंबाई, इधर है टाइम, और इसके अंदर जो इक्वेशन आएगी वो आएगी LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा। ये वाला जो क्षेत्र है इसको अपन L0 कहेंगे और ये RT ग्रोथ होगी। जबकि अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर ग्राफ कैसा आएगा, इसके अंदर जे शेप करवाएगा। इसके अंदर कैसा करवाएगा, जे शेप करवाएगा, यानी कुछ इस प्रकार का करवाएगा। ठीक है, इधर है आपका वेट, इधर है आपका टाइम, और इसके अंदर जो आएगा वो आएगा WT इक्वल टू W0 E की पावर RT। ये इक्वेशन इसमें आएगी। अब इसके अंदर ये जो फेज होती है ना, ये इसको बोलते हैं लेग फेज, जिसमें वृद्धि बहुत धीमे हो रही है उसको कहते हैं लेग फेज, और जिसमें एक्सपोनेंशियल वृद्धि हो रही है ये ऐसे फास्ट, उसे बोलते हैं लॉग फेज। इसे क्या बोलते हैं, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। और यहाँ पे ये वृद्धि आकर के क्या होगी, सैचुरेटेड होगी। इसको अपन कहेंगे सैचुरेशन फेज या स्टेशनरी फेज, सैचुरेशन फेज या स्टेशनरी फेज। ये आपको याद रखना, ये 3 प्रावस्थाएं इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर जे शेप करवाता है, इक्वेशन ये याद रखना। इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट करवाता है, इक्वेशन इसको याद रखना। ठीक है, ये अपनी वृद्धि दर कंप्लीट हो गई, ये अपनी वृद्धि दर कंप्लीट हो गई। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलो 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 चलो, अब एक चीज लिखेंगे, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक या वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है। वृद्धि की आवश्यक तत्व, वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए। सबसे पहले खनिज पोषण की, यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन उसको पर्याप्त मिलना चाहिए। दूसरी बात ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, श्वसन के लिए। श्वसन की क्यों होती है, श्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होगी। तीसरी पानी की, H2O की। H2O से क्या होगा, ये सेल को स्फीत बनाएगा, सेल को स्फीत, स्फीत का मतलब फूलना, है ना, यानी कि सेल का आकार बढ़ाएगा। ठीक है साहब, इसे ही तो वृद्धि कहते हैं, सेल का आकार बढ़ेगा। और क्या आवश्यक होता है, खनिज पोषण O2H2 और टेम्परेचर। टेम्परेचर किसके लिए आवश्यक होता है, एंजाइम एक्टिविटी के लिए, है ना, एंजाइम सही से काम करे इसके लिए तापमान भी उचित प्रकार का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये 4 मुख्य फैक्टर हैं जो वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी हैं और कंपलसरी है। ठीक है, ये 4 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे परिवर्धन क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे परिवर्धन क्या होता है, बता दो इसको। चलो परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, तो एक पादप के जीवन काल में, एक पादप के जीवन काल में
निश्चित क्रम में, एक पादप के जीवन काल में निश्चित क्रम में होने वाले बदलाव उसे अपन क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और परिवर्तन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, नियमित क्रम में बदलाव कैसे होते हैं पादप के जीवन काल में? तो सबसे पहले पादप के जीवन काल में क्या आएगा, बीजांकुरण आएगा। सबसे पहले पादप का बीजांकुरण होगा। भाई एक पादप कैसे बनेगा वो अपन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बीजांकुरण। और ये जीवन चक्र की पहली अवस्था है। आपसे पूछ ले कि पादप के जीवन चक्र की पहली अवस्था कौन सी होती है, तो पहली अवस्था होती है बीजांकुरण। ठीक है ना, बीजांकुरण, याद रख लो इस चीज को। चलो, उसके बाद क्या आता है, नवोदित। उसके बाद तरुणावस्था। तरुणावस्था के बाद क्या हो जाएगा, परिपक्वन के बाद में क्या होगा, पुष्पन के बाद में क्या हो जाएगा, बीज निर्माण। और बीज निर्माण के बाद में क्या हो जाएगा, जरावस्था, यानी कि बुढ़ापा आ जाएगा। और बुढ़ापा के बाद फिर मृत्यु। तो ये एक पादप में परिवर्तन के क्रम है। परिवर्तन की परिभाषा ध्यान से पढ़ो। एक पादप के जीवन काल में निश्चित क्रम में जो बदलाव होते हैं उसको परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिवर्तन के स्टेप है। सबसे पहले बीजांकुरण, फिर नवोदित, फिर तरुण अवस्था आएगी, फिर पौधा परिपक्व होगा तो उसमें फूल लगेंगे, और फूल लगने के बाद बीज बनेंगे, और फिर लास्ट में पौधे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये इसके परिवर्तन के क्रम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। रख लोगे? चलो, अब परिवर्तन से मिलता जुलता एक टॉपिक है प्लास्टिसिटी। क्या होता है प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी हेडिंग लगाएंगे, प्लास्टिसिटी। इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में बात करूं तो सुघट्यता। क्या होती है प्लास्टिसिटी या सुघट्यता? प्लास्टिसिटी क्या होती है? बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अपने आप को ढालने की क्षमता, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। याद रख लो इस चीज को। चलो, अब प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है विषमपरणता। इसका एग्जाम्पल है विषमपरणता। विषमपरणता का मतलब पत्तियों की आकृति अलग अलग होगी। विषमपरणता का मतलब पत्तियों की आकृति भिन्न भिन्न होगी। उसे अपन कहते हैं विषमपरणता। तो ये एक प्रकार का प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है विषमपरणता। मतलब पत्तियों की आकृति को वो अलग अलग करके वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है। समझ गए? अब विषमपरणता जो है वो दो चीज में पाई जा सकती है। एक तो वातावरण के अनुसार पाई जा सकती है, ठीक है, एक तो वातावरणीय अवस्थाओं के अनुसार विषमपरणता मिल सकती है। और एक जीवन काल के अनुसार विषमपरणता मिल सकती है ना। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जीवन काल के अनुसार, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल के अनुसार विषमपरणता दर्शाते हैं। यानी कि उसकी यंग स्टेज के अंदर पत्तियों की आकृति कुछ अलग है, और जब वो परिपक्व हो जाएंगे उस समय उसकी पत्तियों की आकृति कुछ अलग हो जाएगी। वातावरणीय अवस्थाओं के अंदर क्या होता है, मतलब पौधा अगर पानी के अंदर है तब तो पत्तियों की आकृति कुछ अलग है, और पौधा अगर स्थल पर है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में है, तब पत्तियों की आकृति अलग हो जाएगी। तो ये होती है विषमपरणता, वातावरणीय अवस्थाओं के अनुसार और जीवन काल या जीवन चक्र के अनुसार, दोनों अलग अलग है। ठीक है, वातावरणीय अवस्थाओं के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बटर कप। ये एग्जाम्पल याद रखना, बटर कप। और इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा कॉटन यानी कि कपास, कोरिएंडर यानी कि धनिया, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा लार्क स्पर। ठीक है, LARKSPUR, लार्क स्पर। इन तीनों में जीवन काल के अनुसार विषमपरणता देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। चल, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
मिटा दो इसको। चलो अब देखो, परिवर्धन जो होता है ना उसमें दो चीजें होती है। परिवर्धन का मतलब है वृद्धि प्लस विभेदन, वृद्धि प्लस विभेदन, इसको कहते हैं परिवर्धन। डेवलपमेंट या विकास क्या होता है? वृद्धि प्लस विभेदन। तो वृद्धि के बारे में अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी जानकारी विभेदन, डिफरेंशिएशन के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, चैप्टर का नाम ही यही है। तो पादप वृद्धि के बारे में हमने पढ़ लिया, तो परिवर्तन के अंदर क्या बचेगा? वृद्धि पढ़ लिया तो विभेदन बचेगा, तो उसको विभेदन को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चल अब हेडिंग लगाएंगे। तीन चीजें होती हैं, एक होता है विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन, एक होता है निर्विभेदन यानी कि रीडिफरेंशिएशन, सॉरी डी डिफरेंशिएशन, और एक होता है पुनर्विभेदन यानी कि रीडिफरेंशिएशन। याद रख लोगे क्या क्या होता है? एक होता है विभेदन, एक होता है विभेदन, दूसरा चीज होता है निर्विभेदन, निर्विभेदन, और तीसरी चीज होती है पुनर्विभेदन। तीनों का मतलब अभी बताऊंगा। पुनर्विभेदन, पुनर्विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये तीन चीजें होती है। विभेदन का मतलब क्या होता है कि कोशिकाएं जो है वो कोशिकाएं, और कोशिका कौन सी? प्राथमिक विभजोतक कोशिका। प्राथमिक विभजोतक कोशिका होती है ना वो बड़ी, प्राथमिक विभजोतक कोशिका जो है वो विभाजन की क्षमता खो देती है। कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती है तथा परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसे अपन कहते हैं विभेदित, परिपक्व हो जाती है, इसे अपन कहते हैं विभेदन। यानी कि अब ये कोशिका क्या हो गई? विभेदित हो गई। पहले ये कोशिका क्या थी? विभजोतकी कोशिका थी। विभजोतकी कोशिका मतलब जिसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। अगर विभजोतकी कोशिका विभाजन की क्षमता खो दे तो वो परिपक्व हो जाएगी, और अब उस सेल को अपन क्या कहेंगे? विभेदित कोशिका, या फिर अपन क्या कहेंगे? उस कोशिका में विभेदन हो गया। निर्विभेदन क्या होता है? निर्विभेदन का मतलब जो विभेदित कोशिका है, जो यहाँ पे विभेदित हुई, जिसने विभाजन की क्षमता खो दी, अब उस विभेदित कोशिका में पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है। विभेदित कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? निर्विभेदन। पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है। ये बात आपको इसके अंदर नोट करनी है कि निर्विभेदित सॉरी विभेदित कोशिका में पुनः विभाजन की क्षमता अगर आ जाए तो उसे अपन निर्विभेदन कहते हैं। और पुनर्विभेदन क्या होता है? ये जो निर्विभेदित कोशिका है, यानी कि ये निर्विभेदित है, इस निर्विभेदित कोशिकाओं में, या निर्विभेदित कोशिकाएं पुनः विभाजन की क्षमता खो देती है। पुनः नाम ही क्या है? पुनर्विभेदन, वापस विभेदन हो जाता है तो पुनः विभाजन की क्षमता खो देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई डिफिकल्ट है नहीं। देखो आपको लग रहा होगा कि सर हमारे सामने नहीं देख रहे, केवल लिखवा रहे, काम ही ऐसा है भाई। जो कंटेंट मुझे आपको देना है वो मैं आपको दे दूं, बस आप उसको पढ़ लेना, बस इतना सा काम है इस चैप्टर में मेरा। ठीक है ना? नहीं तो तुम ढूंढते रहोगे क्या पढ़ना क्या छोड़ना, है ना? मैं आपको एक सेलेक्ट मटेरियल दे रहा हूँ, सेलेक्टिव मटेरियल जो आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और बोल भी रहा हूँ, जहाँ पे समझाना है वहां पे समझा भी रहा हूँ। चलो इसको लिखो, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे पादप वृद्धि हार्मोन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 5 प्रकार के पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। मिटा दो इसको। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन क्या पढ़ेंगे? पादप वृद्धि हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन, शॉर्टकट में इसको पीजीआर भी बोलते हैं, पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्या होते हैं?
पादपों में वृद्धि या गति, पादपों में वृद्धि या गति को नियंत्रित करने वाले सरल कार्बनिक यौगिक या रसायन, करने वाले सरल कार्बनिक यौगिक या रसायन, सरल कार्बनिक यौगिक या रसायन। ठीक है। दूसरी बात, ये भी जंतु हार्मोन की तरह कम मात्रा में आवश्यक, जंतु हार्मोन की तरह कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं। अच्छा, और क्या होती है इसके बारे में? उत्पत्ति स्थल एवं क्रिया स्थल अलग अलग हो सकते हैं। उत्पत्ति स्थल यानी कि जहां पे इसका निर्माण हुआ, व क्रिया स्थल, उत्पत्ति स्थल व क्रिया स्थल यानी कि जहां पे इनको काम करना है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इनके बारे में बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब ये जो पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं या पीजीआर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वृद्धि नियामक यानी कि प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर्स, और एक होते हैं वृद्धि संदमक यानी कि रेगुलेटर, वृद्धि संदमक, रेगुलेटर्स नहीं, इनहिबिटर्स। ये चीजें आपको पता भी है कि एक होता है प्रमोटर्स और एक होते हैं इनहिबिटर्स। टोटल 5 है, जिसमें से 3 जो है वो आपके प्रमोटर्स हैं और 2 आपके इनहिबिटर्स हैं। अच्छा, वृद्धि नियामक क्या होते हैं? ये वृद्धि वर्धक क्रियाविधि दर्शाते हैं, यानी कि वृद्धि को प्रेरित करने वाले, वृद्धि वर्धक क्रियाविधि दर्शाते हैं, वृद्धि वर्धक क्रियाविधि दर्शाएंगे। और ये वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाएंगे, यानी कि वृद्धि को रोकने का काम करेंगे, तो वो वृद्धि अवरोधक हो जाएगा, वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाते हैं। एक एक चीज को मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, बोलता जा रहा हूं, लिखवाता जा रहा हूं। अब वृद्धि नियामक में कौन कौन से आ जाएगा? एक तो आ जाएगा आपका ऑक्सिन, एक आ जाएगा साइटोकाइनिन, और एक आ जाएगा आपका जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिक एसिड। ये 3 इसके अंदर आ जाएंगे और 2 इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से है 2? एक तो हो जाएगा इसके अंदर एसिटिक अम्ल, और एक इसके अंदर हो जाएगा इथाइलिन। एक इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? इथाइलिन। ठीक है, ये 5 है, समझ गए? अभी तक मैंने ये बताया कि पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं। तो ये पादपों के अंदर वृद्धि को नियंत्रित करने वाले विशेष प्रकार के रसायन हैं, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उत्पत्ति स्थल और क्रिया स्थल अलग अलग हो सकते हैं। फिर मैंने कहा कि पादप वृद्धि हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वृद्धि नियामक जो वृद्धि वर्धक क्रियाविधि दर्शाते हैं, और एक होते हैं वृद्धि संदमक जो वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाते हैं। वृद्धि नियामक कौन कौन से होते हैं? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, 3 याद रखने। और वृद्धि संदमक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 2 याद रखने, एक तो एब्सिसिक अम्ल और एक आपका इथाइलिन। इतनी सी चीजें मैंने बताई है। क्या आपको समझ में आई? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए। अब यहाँ पे जो ऑक्सिन होता है ना, ये होता है इंडोल व्युत्पन्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑक्सिन जो होता है ये होता है इंडोल व्युत्पन्न। साइटोकाइनिन जो होता है ये होता है एडेनिन व्युत्पन्न। एडेनिन जो है आपका नाइट्रोजन क्षार होता है, ये होता है एडेनिन व्युत्पन्न। और जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये होता है टर्पीन्स व्युत्पन्न। ये होता है टर्पीन्स व्युत्पन्न, याद रख लोगे। एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये होता है कैरोटीनॉइड व्युत्पन्न। और जो इथाइलिन होता है ये होता है आपका गेशियाम्ल, ये होता है आपका गेशियाम्ल। ये 5 बातें भी याद रखना है कि कौन सा किससे उत्पन्न होता है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ सकती है, लेकिन जैसे इथाइलिन गैसीय हार्मोन होता है सबको पता है, ऑक्सिन इंडोल से उत्पन्न होता है सबको पता है, बाकी थोड़े से आपको हो सकता है इन तीनों में दिक्कत आ जाए। तो साइटोकाइनिन एडेनिन से उत्पन्न, जिब्रेलिक एसिड टर्पिन से, और एब्सिसिक अम्ल कैरोटीनॉइड। याद रख लोगे, रखना ही पड़ेगा। अब आपसे पूछ ले कि एक ऐसा कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है जो वृद्धि वर्धक क्रियाविधि भी दर्शाता है और वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि भी दर्शाता है, यानी कि वृद्धि नियामक की तरह भी काम करता है, वृद्धि संदमक की तरह भी काम करता है। तो कौन सा है? इथाइलिन। ये जो इथाइलिन है ये दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है। ये वृद्धि वर्धक
व अवरोधक दोनों क्रियाविधि दर्शाता है। वृद्धि वर्धक अवरोधक दोनों क्रियाविधि दर्शाता है, दोनों क्रियाविधि दर्शाता है। दिख रहा है आपको? दोनों क्रियाविधि दर्शाता है, लेकिन मुख्यतः क्या दर्शाता है? लेकिन मुख्यतः वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाता है, मुख्यतः वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाता है, मुख्यतः वृद्धि अवरोधक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इथाइलिन हार्मोन है इसको अलग से याद रखना। ये एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि वर्धक क्रियाविधि भी दर्शाता है और वृद्धि अवरोधक भी दर्शाता है, दोनों क्रियाविधि दर्शाता है। लेकिन ज्यादातर टाइम ये मुख्यतः कौन सी क्रियाविधि दर्शाएगा? वृद्धि संदमक। इसलिए हमने किसमें लिखा इसको? वृद्धि संदमक हार्मोन के अंदर लिखा है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अभी बताई, इसको नोट करो, इतनी बातें नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ऑक्सिन को, फिर साइटोकाइनिन को, फिर जिबरेलिक अम्ल को, फिर एब्सिसिक और फिर इथाइलिन। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इनके बारे में कोई खोज हो तो वो पढ़ लेना है, इतिहास के बारे में पढ़ना है, फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य की प्रभाव, यानी कि ये क्या कार्य दर्शाता है, पादप के अंदर इसका क्या काम है। ठीक है ना? चलो इतनी बातें लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बता दो, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ऑक्सिन, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ऑक्सिन। और ऑक्सिन के अंदर जितनी बातें मैं बताऊं उनको सुनते जाओ, नोट करते जाओ। और अगर नोट नहीं करते हो तो आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, इसी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम मनी जानी बायो, सबको पता है? बस उसको ज्वाइन कर लो, चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अब ये चैप्टर हो गया तो इसके बाद में कुछ दिनों के अंदर आपको कंप्लीट बायोलॉजी के नोट्स एक साथ दे दूंगा। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है। ऑक्सिन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है, ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। टू ग्रो यानी कि वृद्धि करना। पहली चीज याद रखना कि ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब निकाले तो निकलता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। दूसरी बात, ऑक्सिन एक वीक एसिड है। ऑक्सिन क्या है? एक वीक एसिड है। तीसरी बात, सबसे पहले खोजा गया वृद्धि हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया पादप वृद्धि हार्मोन। चौथी बात, मानव मूत्र में पाया गया पीजिया, यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन। और मैं अगर मैं बात करूं तो इसका पूर्वगामी यानी कि प्रीकर्सर, इसका निर्माण किससे होता है? यानी कि जैव संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब ही निर्माण होता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये एक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, और एक Zn+2, एक इसका Zn+2। ठीक है, याद रख लो कितनी बातें, Zn+2 हो गया। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको लिखनी है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसका संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण कहां पे होता है इसका, है ना? तो पादप में सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाले भाग, विभाजन दर्शाने वाले भागों, सक्रिय रूप से, ऐसे पादप के भाग जहां पे सक्रिय रूप से क्या होता है? विभाजन होता है। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? मूल शीर्ष होगा, परोशीर्ष होगा, परोशीर्ष होगा। तो सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाले भागों में संश्लेषण होता है। ये भी याद रखना, इसका संश्लेषण कहां पे होता है? प्लांट के वे पार्ट जहां पे सक्रिय रूप से विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इसकी खोज के बारे में, अब अगर मैं इसकी खोज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसके ऊपर डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? डार्विन ने।
तो डार्विन ने किस पादप पर एक्सपेरिमेंट किया? कैनरी घास के प्रांकुर पर। कैनरी घास के प्रांकुर यानी कि कोलेप्टाई प्रांकुर सीड्स पर इन्होंने काम किया। इन्होंने क्या देखा? प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की ओर गति। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश की ओर गति। इन्होंने प्रांकुर सीड्स पर, केंद्रीय घास के प्रांकुर सीड्स पर एक रसायन मिला, और ये जो रसायन है, ये रसायन क्या करता है? पादप को प्रकाश की ओर मोड़ देता है। पादप को प्रकाश की ओर मोड़ देता है। और इसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की तरफ जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। और ये रसायन जो है वो सिर्फ सीड्स पे मिलेगा। सिर्फ कहां पे मिलता है? सीड्स पे मिलेगा। तो डार्विन ने क्या देखा? केंद्रीय घास के प्रांकुर सीड्स पर काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि इसके प्रांकुर सीड्स में, हेड में एक ऐसा रसायन है जो पादप को प्रकाश की ओर मेड़ देता है, पादप की गति प्रकाश की तरफ करता है, यानी कि प्रकाशानुवर्तन को देखा। लेकिन वास्तव में जो खोज का श्रेय दिया जाता है, वो एफ.डब्ल्यू. वेंट को दिया जाता है। एफ.डब्ल्यू. वेंट को दिया जाता है, इसको याद रखना। और इन्होंने काम किया था जेई पर। जेई, जिसको अपन कह सकते हैं एविना। जेई पादप जो होता है, ओट जिसको अपन कह सकते हैं, इन्होंने जेई पादप पर काम किया। ठीक है, इन्होंने किस पादप पर किया काम? जेई या एविना पादप पर या ओट पर। ठीक है बच्चों, ये थी ऑक्सीजन की बेसिक जानकारी। इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो। अच्छा, अब ऑक्सीजन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम या संश्लेषित। एक तो प्राकृतिक हो गए, एक होते हैं कृत्रिम या संश्लेषित। ऑक्सीजन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो कौन कौन से ऑक्सीजन प्राकृतिक हैं और कौन कौन से कृत्रिम है, यानी कि नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक में दो एग्जांपल याद रखना, IAA और IBA। ये दो एग्जांपल। पूरी फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड, और इसकी फुल फॉर्म इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो दो एग्जांपल प्राकृतिक में याद रखना। कृत्रिम के अंदर दो एग्जांपल है, एक है 2,4-D, एक है 2,4,5-T, है ना। एक और इसमें है NaA, और एक और इसमें है NaAN। ये इसमें चार है, इसमें दो ही है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसमें 2,4-D, 2,4,5-T, NAA, NAR। पूरी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वैसे ही 2,4,5-T में क्या हो जाएगा? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सिर्फ डाई की जगह ट्राई लगा दो, बाकी ये इसकी सेम हो जाएगी। NAA, इसकी क्या हो जाएगी? नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और इसकी क्या हो जाएगी? नैप्थेलिन एसिटेमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑक्सीजन हार्मोन दो प्रकार की, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक एग्जांपल ये, कृत्रिम की एग्जांपल ये, और इनकी फुल फॉर्म ये, और ये आप याद करो। ठीक है, याद कर लोगे? करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। अब अपन ऑक्सीजन हार्मोन के काम देख लें कि कौन कौन से काम है, ऑक्सीजन हार्मोन क्या क्या काम करता है, देख लेते हैं। चलो अब ऑक्सीजन हार्मोन के कार्यकीय प्रभाव क्या पढ़ रहे हैं अपन? कार्यकीय प्रभाव
पादप पर कार्य के प्रभाव, फिजियोलॉजिकल रोल, कार्य के प्रभाव। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, शिखाग्र प्रधानता। शिखाग्र प्रधानता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिखाग्र प्रधानता, इंग्लिश में बात करूं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? शिखाग्र प्रधानता। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो पादप के किस भाग में संश्लेषित होता है? या तो मूल शीर्ष पर या परोह शीर्ष पर। मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के ये शीर्ष पर है, इस भाग पे ये उत्तेजित होता है, तो जहां पे मतलब संश्लेषित होता है, तो जहां पे ये बनेगा ये इस पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करेगा। शीर्ष भाग पर पाया जाता है और ये पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करता है, ठीक है ना। तो शिखाग्र प्रधानता मतलब शिखाग्र भाग में ये पाया जाता है। प्रधान का मतलब मेनली वहां पे मिलता है और इसका काम होता है पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करना। समझ गए मेरी बात को? क्या करता है ये? पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करता है। पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करना, ये इसका काम हो गया, पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करना। तो आपसे पूछ ले कि ऑक्सिन हार्मोन पादप के अंदर क्या काम करता है? पादप की लंबाई में बढ़ोतरी करना, यानी कि इसकी पादप के अंदर जो प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? लंबाई में बढ़ोतरी करना। और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? चौड़ाई में बढ़ोतरी करना। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी प्राथमिक वृद्धि करता है, यानी कि लंबाई में बढ़ोतरी करता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आती है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग क्या होती है? कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें हमें लंबाई से मतलब नहीं है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें हमें लंबाई से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि पादप झाड़ी नुमा हो। कैसे सर? जैसे मेहंदी का पौधा है, जैसे चाय का पौधा है, तो उसके अंदर हमें पादप झाड़ी नुमा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पत्तियां मिलेगी। हमें क्या चाहिए? मेहंदी के अंदर पत्तियां चाहिए, जिसको हम पीस करके मेहंदी पाउडर बनाएंगे। चाय की हमें पत्तियां चाहिए, तो उसके अंदर हमें जो पौधा झाड़ी नुमा चाहिए। और अगर उसके अंदर ये शिखाग्र प्रधानता हुई तो पादप की लंबाई बढ़ती जाएगी, तो ये शिखाग्र प्रधानता तो उनके लिए हानिकारक होती है। तो इसके लिए इन पौधों के अंदर क्या करता है, जो शीर्ष कलिका होती है उनको तोड़ दिया जाता है। शीर्ष कलिका को तोड़ दिया तो अब पादप लंबा होगा नहीं, अब पादप क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। उसकी पार्श्व जो शाखाएं हैं वो बढ़ने लग जाती है और पादप झाड़ी नुमा हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, शीर्ष कलिका को तोड़ना, पादप की पार्श्व शाखाओं का बढ़ना और झाड़ी नुमा होना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रूनिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? प्रूनिंग कहलाती है। शीर्ष कुछ पादप जैसे कुछ पादपों जैसे मेहंदी, चाय इत्यादि में शीर्ष कलिकाओं को शीर्ष कलिका को तोड़कर हटा दिया जाता है। तोड़कर हटा दिया जाता है, जिससे पादप झाड़ी नुमा हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। जिससे पादप क्या हो जाता है? झाड़ी नुमा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपको शिखाग्र प्रधानता के बारे में ध्यान में रखना है। दूसरा ये क्या काम करता है? दूसरा ये काम करता है स्टेम कटिंग पर रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है जड़ें फूटना। मान लो आप कोई प्लांट है, ये मान लो XYZ कोई प्लांट, और आप चाहते हैं कि ये पादप आप भी उगाए, तो आपने मान लिया इसके तने को तोड़ करके ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तने के अंदर जो है ना, तोड़ने के बाद इसके अंदर जो जड़ें उत्पन्न करने का काम करता है ना, वो ऑक्सिन करता है। तने के ऊपर जो जड़ें फूटती है ना, वो किसकी वजह से फूटती है? ऑक्सिन की वजह से। तो स्टेम कटिंग पर रूटिंग यानी कि जड़ें फूटना, ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो सेल डिवीजन इन रूट, सेल डिवीजन इन रूट, कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता। चौथा, टमाटर में अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन बीजों के निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। टमाटर में अनिषेक फलन। ये जितने भी काम मैं आपको लिखा रहा हूं उनको नोट करते जाओ, बस यही काम आपको याद रखने। टमाटर में अनिषेक फलन। और क्या है? और अगर मैं बात करूं तो जाइलम विभेदन, जाइलम विभेदन, जाइलम विभेदन,
ठीक है, ये 5 काम हो गए इसके। और क्या हो सकता है? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, है ना, अनानास में पुष्पन, अनानास में पुष्पन, अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2 काम और बच गए हैं जो इसके बाद दिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो। 2 काम इसके और बचे हैं जो इसके बाद दिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो। मिटा दो। चल, अब एक काम और होता है इसके अंदर कि ऑक्सिन का जो तनु विलयन है वो अपरिपक्व फल और पत्तियों को तो झड़ने से रोकता है और परिपक्व फल और पत्तियों के विलयन को बढ़ाता है। 7वां है ऑक्सिन का तनु विलयन, ऑक्सिन का तनु विलयन अपरिपक्व फल व पत्तियों के अपरिपक्व फल व पत्तियों को झड़ने से रोकता है, झड़ने से रोकता है तथा परिपक्व फल व पत्तियों के विलयन को बढ़ाता है, परिपक्व फल व पत्तियों के विलयन को बढ़ाता है। ये काम समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई? जो फल या पत्ती कच्चे हैं उनको तो झड़ने से रोकता है और जो पक गए उनको झड़ा देता है, तो ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूं, एक आपने नाम सुना होगा 2,4-D, अभी मैंने ही सुना है 2,4-D, यानी कि 2,4 डाइक्लोरो, एक मिनट, फुल फॉर्म क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका उपयोग क्या करते हैं? 2,4-D का उपयोग मोनोकोट फसल में, मोनोकोट जैसे कि गेहूं हो सकता है, मोनोकोट फसलों में डाइकोट खरपतवार को हटाने में किया जाता है, डाइकोट खरपतवार को हटाने में किया जाता है। तो ये भी इसका काम हो गया, ठीक है, डाइकोट खरपतवार को हटाने में किया जाता है। और इसे 2,4-D को अपन क्या कहते हैं? एजेंट ऑरेंज कहते हैं, ये याद रखना, एजेंट ऑरेंज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूएसए ने वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में इसका प्रयोग किया था, ठीक है ना, यूएसए ने वियतनाम के विरुद्ध युद्ध में इसका प्रयोग किया था एजेंट ऑरेंज के रूप में। शायद ऑरेंज कलर का होगा ये, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ हुआ होगा, इसे एजेंट ऑरेंज का नाम दिया गया। तो ये थे जितने भी ऑक्सीजन के काम, वो मैंने आपको बता दिए, ऑक्सीजन के जितने भी काम थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे, बेटा उसको। अब अगला जो हार्मोन हमारा है वो है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, हेडिंग लगाएंगे जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। पहली चीज, ये भी वीक एसिड है, ये भी क्या है? वीक एसिड है। दूसरी बात, इसकी खोज कैसे की? खोज से संबंधित अगर मैं बात करूं तो 1 शताब्दी पहले, 1 शताब्दी पहले यानी कि 100 साल पहले की बात हो रही है, 1 शताब्दी पहले जापान में, ये कहां की बात हो रही है? जापान में। जापान के अंदर कुछ ऐसे चावल दिखाई दिए, मतलब जो चावल थे तो बहुत लंबे लेकिन वो बीज नहीं बना रहे, कुछ ऐसे चावल दिखाई दिए 1 शताब्दी पहले जापान में। चावल के कुछ ऐसे पौधे देखे गए, कुछ ऐसे पौधे देखे गए जो बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे लेकिन बीज नहीं बना रहे थे, लेकिन बीज नहीं बना रहे थे, बीज निर्माण उसमें नहीं हो रहा था, बीज नहीं बना रहे थे, ठीक है। और इस प्रकार की जो बीमारी है उसको नाम दिया गया बेकाने रोग या मूर्ख नवोद्भिद रोग। इसको क्या नाम दिया गया? बेकाने रोग या मूर्ख नवोद्भिद रोग। क्यों मूर्ख नवोद्भिद रोग या बेकाने रोग? क्यों? क्योंकि ये जो पौधे हैं लंबाई में तो सामान्य तुलना में बहुत बड़े थे लेकिन बीज नहीं बना रहे थे। मतलब एक तरीके से किसानों के साथ मतलब ये धोखा था कि भाई दिखने में तो बहुत बड़े बड़े थे, बीज एक नहीं, है ना। तो ये जो है इसका रीजन क्या हुआ कि ऐसे क्यों हुआ? ये पौधे बहुत लंबे लेकिन बीज नहीं बना रहे, इसका रीजन क्या है?
इन पौधों के अंदर एक कवक का संक्रमण हो गया जिसका नाम है फ्यूजिकोराई कवक, ठीक है ना। तो फिर जो है ई कुरोसावा नाम के एक वैज्ञानिक है, ई कुरोसावा ने बताया कि यह एक कवक फ्यूजिकोराई एक कवक है जिसका नाम क्या है, फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, पूरा नाम लिखो, एक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई के संक्रमण से हो रहा है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के संक्रमण से हो रहा है। और फिर इस कवक से इसको पृथक्करण किसने किया, है ना, जिब्रेलिक एसिड का पृथक्करण किसने किया। तो दो वैज्ञानिक आपको नाम याद रखना, यबूता एंड सुमिकी, यबूता एवं सुमिकी, ये दो वैज्ञानिक है, यबूता एवं सुमिकी, इन्होंने इसका पृथक्करण किया। तो खोज की ये कुरोसावा ने और पृथक्करण किया यबूता एवं सुमिकी ने, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, अभी तक 100 से भी अधिक जिब्रेलिक एसिड GA1, GA2, GA3 खोजे जा चुके, मतलब 100 से ज्यादा जिब्रेलिक एसिड क्या हो चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। और सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया, सर्वप्रथम खोजा गया GA3, सर्वप्रथम खोजा गया था GA3। तो ये सारी की सारी जिब्रेलिक एसिड के बारे में बातें आपको याद रखनी है, रख लोगे इसको, इतनी बातें याद रख लोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बेटा उसको चल, अब अपन पढ़ेंगे जिब्रेलिक एसिड के कार्य प्रभाव, कार्य के प्रभाव या पौधों के अंदर ये क्या क्या काम करता है। जिब्रेलिक एसिड जो है ये पौधों के अंदर क्या क्या काम करता है बताइए। सबसे पहला काम इसका हो गया स्टेम, या अपन कह सकते हैं इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन, यानी कि पर्व दीर्घीकरण, है ना, दीर्घीकरण, इलोंगेशन का मतलब दीर्घीकरण, मतलब नहीं समझा सर, मतलब जैसे कि ये एक तना है, ये घना है, तना में घना है, इस घने के अंदर ऐसे इंटरनोड होते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये जब जिब्रेलिक एसिड के प्रभाव में ये जो इंटरनोड है ना इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब ये जो है ना ये इसके अंदर इंटरनोड तो उतने ही रहेंगे, जैसे इसमें 1 2 3 है तो इसके अंदर भी इंटरनोड तो 3 ही रहेंगे, 1 2 और 3, लेकिन अब जो इसकी साइज इतनी सी थी, इसकी साइज अब ये कितनी होगी, इतनी होगी, यानी कि इंटरनोड का इलोंगेशन कर देता है। ये काम किसका होता है, इसका होता है, इंटरनोड का ये क्या कर देता है, इलोंगेशन कर देता है यहाँ पे, ठीक है ना, इंटरनोड का इलोंगेशन यहाँ पे हो जाता है। तो समझ गए इंटरनोड इलोंगेशन, इससे क्या होगा, गन्ने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा, शुगर कैन की उत्पादकता बढ़ जाती है, शुगर कैन की उत्पादकता बढ़ जाती है, ठीक है सर। दूसरा काम क्या हो जाएगा, जो रोजेटी स्वभाव वाले पादप है, रोजेटी स्वभाव कौन कौन से हैं, पत्ता गोभी, केबेज जिसे अपन कह सकते हैं, या बंद गोभी, चुकंदर, लाल लाल चुकंदर, रोजेटी स्वभाव वाले पादप, रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग, इसके अंदर भी अंतःपर्व दीर्घीकरण हो जाता है ना, इसके अंदर भी क्या हो जाता है, अंतःपर्व दीर्घीकरण हो जाता है, यानी कि पुष्पन से पहले तने का दीर्घीकरण, बोल्टिंग का मतलब क्या है, पुष्पन से पहले तने का दीर्घीकरण, इसको अपन बोल्टिंग कहते हैं, तने का दीर्घीकरण, ये बोल्टिंग होता है। तीसरा काम क्या है, ब्रूइंग इंडस्ट्री,
यानी कि शराब उत्पादन होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की दर को बढ़ा देता है। माल्टिंग प्रोसेस की दर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की दर को यहाँ पे ये बढ़ा देता है, ठीक है। चलो, और अगर मैं बात करूं तो ये फलों के आकार को बढ़ा देता है, जैसे कि एप्पल वगैरह में, ठीक है। फलों के आकार बढ़ाने, और फलों के आकार बढ़ाने के अंदर जो है वो अपन यूज करते हैं पोमेलिन। इस सॉल्यूशन का नाम याद रखना, पोमेलिन। इसमें एक तो जिबरेलिक एसिड होता है और एक होता है बाफ, BAF। इन दोनों का जो है वो मिक्सचर क्या कहलाता है, पोमेलिन कहलाता है। और पोमेलिन का प्रयोग फलों को बढ़ाने में करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, और अगला है बीजांकुरण को प्रेरित करता है। बीजांकुरण को प्रेरित करना और प्रसुप्ति को रोकना। बीजांकुरण को प्रेरित करना व प्रसुप्ति को रोकना, प्रसुप्ति को रोकना। ये काम किसके हो जाएंगे, ये सारे के सारे काम जिब्रेलिक एसिड के हो जाएंगे। ये 5 काम याद रखने बस। जिब्रेलिक एसिड में ये 5 काम आपको याद रखने हैं, रख लोगे, बहुत आसान है, रख लेना, ठीक है ना। चलो, हटाओ इसको। ओके, अगला जो है वो है साइटोकाइनिन। अगला कौन सा है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज के बारे में ध्यान रखना, 2 चीजें। एक साइटोकाइनिन जिसका नाम है काइनेटिन, एक साइटोकाइनिन जिसका नाम है जियाटिन। साइटोकाइनिन में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी, कौन कौन सी, हेडिंग लगाएंगे साइटोकाइनिन। सबसे पहले 2 वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्क्रूप एवं मिलर। ये 1953 में 1953 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तंबाकू पर, और इन्होंने तंबाकू संवर्धन के दौरान एक चीज खोजी जिसका नाम था काइनेटिन। जिसका नाम क्या था, काइनेटिन। ये जो काइनेटिन है ये कृत्रिम साइटोकाइनिन है, ठीक है। काइनेटिन की खोज है, और काइनेटिन लाए कहां से, ये ऑटोक्ले बर्ड के, पक्षी का नाम है ऑटोक्ले बर्ड, है ना, पक्षी के स्पर्म से इसको खोजा, ऑटोक्ले बर्ड के स्पर्म से इसको खोजा। फिर जो है प्राकृतिक की खोज कब की गई, तो प्राकृतिक कौन सा होता है, वो तो होता है जियाटिन। कृत्रिम कौन सा हो जाएगा, काइनेटिन, और प्राकृतिक होता है जियाटिन। इसकी खोज कहां से की गई, तो इसकी खोज की गई एक तो मक्के से, मक्का व नारियल के कच्चे दूध से, मक्का व नारियल के कच्चे दूध से, यहां से इसकी खोज की गई, ठीक है ना, मक्का व नारियल के कच्चे दूध से। तो ये साइटोकाइनिन के बारे में खोज से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी थी। अब साइटोकाइनिन का जो मेन काम होता है ना वो होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। साइटोकाइनिन का काम होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोकाइनिन साइटोप्लाज्म, याद रख लोगे, तो कोशिका द्रव्य विभाजन का ये काम करता है, ठीक है। और क्या काम करता है, और क्या काम करता है, कार्य देखो, और क्या काम करता है, शिखाग्र प्रधानता का विरोधी, शिखाग्र प्रधानता का विरोधी है ये। मतलब ऑक्सीजन तो शिखाग्र प्रधानता को बढ़ावा देता है, जबकि ये शिखाग्र प्रधानता का क्या हो गया, विरोधी हो गया। ये शिखाग्र प्रधानता का क्या हो गया, विरोधी हो गया, यानी कि ये पार्श्व शाखाओं की वृद्धि करेगा। भाई अगर पादप की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी तो चौड़ाई में होगी, ठीक है ना। और क्या काम करता है, और क्या काम करता है, और ये क्या काम करता है, और ये काम करता है नई पत्तियों का निर्माण, नई पत्तियों का निर्माण, नए क्लोरोफिल का निर्माण, यानी कि कुछ भी नए अंग बनाना हो तो वो काम ये करता है, नए क्लोरोफिल का निर्माण। और एक काम और ये करता है लास्ट में, पत्तियों की जरावस्था में देरी लाता है। पत्तियों की जरावस्था यानी कि बुढ़ापा, जरावस्था में देरी लाता है। और
इसे कहते हैं रिचमोंड लैंग प्रभाव। ये जो है ना, इसे बोलते हैं रिचमोंड लैंग प्रभाव। रिचमोंड लैंग प्रभाव क्या होता है? रिचमोंड लैंग प्रभाव पत्तियों की जरावस्था में देरी लाता है। कैसे लाता है? क्योंकि ये पोषक स्थानांतरण के रूप में कार्य करता है, पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता रहता है, तो पत्ती अपने आप नहीं मरेगी, अपने आप बूढ़ी नहीं होगी, ठीक है ना। तो पोषण स्थानांतरण के माध्यम से, कैसे? पोषण स्थानांतरण के माध्यम से, पोषण स्थानांतरण के माध्यम से पत्तियों में जरावस्था में देरी लाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। किसके अंदर? साइटोकाइनिन के बारे में, ठीक बात है। इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब हेडिंग लगाएंगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, अब एब्सिसिक एसिड जो है आपको पता है ये क्या काम करेंगे? वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाएंगे। ये क्या काम करेंगे? एब्सिसिक एसिड, पूरा नाम तुमने लिख दिया, एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले तो इसे कहते हैं जिब्रेलिक एसिड का विरोधी। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं जिब्रेलिक एसिड का विरोधी। याद करो जिब्रेलिक एसिड में मैंने क्या कहा कि बीजांकुरण को प्रेरित करेगा और प्रसुप्ति को रोकेगा। और ये क्या करेगा? प्रसुप्ति को प्रेरित करेगा, प्रसुप्ति को प्रेरित करता है और प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, वह बीजांकुरण को रोकता है, वह बीजांकुरण को रोकता है, ठीक है। इसलिए इसे जिब्रेलिक एसिड का विरोधी कहते हैं। दूसरी बात, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, या हिंदी में कहूं तो तनाव हार्मोन। क्यों कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन? ये प्रतिकूल अवस्थाओं में पादप को जीवित रखने हेतु ये क्या काम करता है? रंध्र को बंद कर देता है, रंध्र को बंद कर देता है। और दूसरा, उपापचय क्रिया जितने भी होते हैं, उपापचय क्रिया जो है उनको मंद कर देता है। रंध्र बंद, उपापचय क्रिया मंद, और इससे क्या हो जाएगा? पादप प्रतिकूल अवस्थाओं से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि एब्सिसिक एसिड अगर वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि दर्शाता है तो ये पादप के लिए नुकसानदायक है, नहीं। कभी कभी जरूरत पड़ती है वृद्धि अवरोधक क्रियाविधि की भी, जब पादप के अंदर प्रतिकूल अवस्था आ जाती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पादप में है, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा आ जाता है इथाइलिन। लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा? इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है, इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है, ठीक है। और ये एक एक्वस सॉल्यूशन से रिलीज होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि जलीय विलयन होता है, जिसको अपन बोलते हैं इथेफोन। ये इससे रिलीज होता है इथेफोन से, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन इथेफोन से ये क्या होता है? रिलीज होता है, इथेफोन से ये रिलीज होता है, इथेफोन से आपका इथाइलिन रिलीज होता है, और ये एक आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको इथाइलिन के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो ये क्या काम करेगा? ये भी वृद्धि अवरोधक है, तो जरावस्था व विलंघन को प्रेरित करेगा। जरावस्था व विलंघन, विलंघन का मतलब पत्तियों, पुष्पों, फलों का झड़ना, तो जरावस्था में विलंघन को प्रेरित करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? खीरा में मादा पुष्पन को बढ़ाना, मादा पुष्पन को बढ़ाना, खीरा में मादा पुष्पन को बढ़ाना। और क्या काम करेगा? फलों को पकाने में, है ना, इसका भी प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने में। यह तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, फलों को पकाने में इथाइलिन का प्रयोग होता ही फलों को पकाने में। तो ये सारे के सारे इथाइलिन के काम है जो आपको याद रखने हैं। रख लो कितने काम याद?
चलो फिर चलो, इतनी बातें नोट करो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जितने भी थे पांचों के बारे में मैंने बता दिया। अब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि बीज प्रसुप्ति क्या होती है, दीप्तिकालिता क्या होती है, वसंतीकरण या वर्नालाइजेशन क्या होता है, फाइटोक्रोम क्या होता है, ये 3-4 टॉपिक हमारे बच्चे में वो अपन कर लेते हैं। एक बार इसको नोट करो आप। बताओ इसको। चलो, अब हेडिंग लगाएंगे बीज प्रसुप्ति, सीड डोमिनेंस, बीज प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति। देखो, बीज प्रसुप्ति क्या होती है? बीज जीवित होते हैं, बीज जो होते हैं वो जीवित होते हैं, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि वह समयावधि जिसमें बीज अंकुरित नहीं हो पाते, वह समय अवधि जिसमें बीज अंकुरित नहीं हो पाते। उसे अपन क्या कहते हैं? बीज प्रसुप्ति कहते हैं। बीज प्रसुप्ति मतलब जब तक बीज अंकुरित नहीं होगा तब तक वो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। चलो, अब दो चीजें हैं, देखो दो चीजें। यदि बीज बाह्य कारणों की वजह से, बीज अगर बाह्य कारणों के कारण अंकुरित नहीं हो रहा है, बाह्य कारणों के कारण अंकुरित नहीं होता है, नहीं होता है, तब तो उसे कहते हैं क्विस्केंस, क्विस्केंस, ठीक है। और अगर बीज आंतरिक कारणों की वजह से अंकुरित नहीं होता है, अगर बीज आंतरिक कारणों की वजह से अंकुरित नहीं हो पाता है, तब इसे कहते हैं प्रसुप्ति। तो ये दोनों चीजें नोट करके रख लेना कि अगर बीज बाह्य कारणों की वजह से अंकुरित नहीं हो पा रहा तो उसको तो कहते हैं क्विस्केंस, और अगर आंतरिक कारणों की वजह से अंकुरित नहीं हो पा रहा है तो उसे अपन कहते हैं प्रसुप्ति, ठीक है। याद रख लो कितनी चीजें। चलो, अब आपको मैं कहूं कि बीज प्रसुप्ति के कारण क्या हो सकते हैं, एक बीज क्यों अंकुरित नहीं होता, बीज प्रसुप्ति के कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो एब्सिसिक एसिड की उपस्थिति। अभी अपन ने देखा कि एब्सिसिक एसिड जो है वो बीज प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, तो हो सकता है उसके अंदर एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। दूसरा, कठोर बीज चोल यानी कि बीज के ऊपर जो आवरण है वो बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक ना, कठोर बीज चोल। या फिर उसके अंदर भ्रूण जो है वो परिपक्व ही नहीं हुआ, अंकुरित हो क्या बेचारा, उसके अंदर जो भ्रूण है वो अभी परिपक्व ही नहीं हुआ, अपरिपक्व भ्रूण। तो ये 3 कारण हो सकते हैं, ये 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बीज क्या हो सकता है, अंकुरित नहीं होता, प्रसुप्ति के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतनी बातें। अब आपसे मैं पूछूं बीजांकुरण क्या होता है, तो बता पाओगे बीजांकुरण क्या होता है? बीजांकुरण क्या होता है? बीज चोल को तोड़ करके मूलांकुर और प्रांकुर का निकलना, उसे क्या कहते हैं? बीजांकुरण कहते हैं। या फिर मूलांकुर का निकलना, पहले मूलांकुर निकलता है, तो बीज चोल को तोड़ करके मूलांकुर का निकलना क्या कहलाता है? बीजांकुरण कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषा में कितनी दिखाऊंगा, इसको आप दिमाग में रखना, भाई बीजांकुरण क्या होता है इतनी पता ही है, ठीक है ना। चलो, ठीक है। एक और पूछ ले कि बीज प्रसुप्ति को तोड़ने के उपाय क्या है। भाई अपन को ये तो पता चल गया कि बीज प्रसुप्ति क्या होती है, फिर बीज प्रसुप्ति के कारण क्या क्या हो सकते हैं,
फिर बीज प्रसुप्ति को भंग कैसे करें? बीज प्रसुप्ति को भंग करने के उपाय, भंग करने के उपाय, बीज प्रसुप्ति को समाप्त कैसे कर सकते हैं? तो अगर जैसे कि बीज चोल कठोर हो गया तो उसको अपन क्या करेंगे? चाकू से खुरच लेंगे, चाकू से खुरचना, चाकू से खुरच लेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे? या फिर अपन इसको क्या देते, कोल्ड ट्रीटमेंट दे देंगे। और क्या कर सकते हैं? ठंडे तापमान के साथ ऐसे बीजांकुरण करवा सकते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडे तापमान के साथ ऐसे बीजांकुरण करवा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अपन क्या दे सकते हैं? ऑक्सीजन प्लस जिब्रेलिक एसिड प्लस कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडा उपचार। ये सारे फैक्टर हैं जिसके माध्यम से, सारे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम बीज प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। भंग का मतलब तोड़ सकते हैं। और चलो चलो चलो, अब अपन पढ़ेंगे दीप्ति कालिता। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब अपन पढ़ेंगे दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, दीप्ति कालिता। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे दीप्ति कालिता। इसमें देखो तीन चीजें होती है। एक होता है दीप्ति काल, एक होता है दीप्ति काल। दीप्ति काल क्या होता है? फिर दीप्ति कालिता क्या होती है? दीप्ति कालिता क्या होती है? ठीक है। और एक होती है क्रांतिक दीप्ति काल। ये क्या होता है? इन तीनों के बारे में बात करूं। एक होता है क्रांतिक दीप्ति काल, तीनों के बारे में मैं बात करूंगा। एक होता है दीप्ति काल, एक दीप्ति कालिता, एक क्रांतिक दीप्ति काल, ठीक है। दीप्ति काल क्या होता है? दिन व रात की संबंधित अवधि दीप्ति काल कहलाती है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, बढ़िया परिभाषा है। दिन व रात की संबंधित अवधि, दिन व रात की संबंधित अवधि को दीप्ति काल कहते हैं। लिख लो इसको। दीप्ति कालिता क्या होती है? दीप्ति काल के प्रति, दीप्ति काल ये ऊपर लिखा, दीप्ति काल के प्रति पौधों की अनुक्रिया, दीप्ति काल के प्रति पौधों की अनुक्रिया। पौधों की क्या अनुक्रिया है दीप्ति काल के प्रति, इसे अपन क्या कहेंगे? दीप्ति कालिता कहेंगे। और क्रांतिक दीप्ति काल क्या होता है? क्रांतिक दीप्ति काल का मतलब है ज्यादातर पौधे तब पुष्पन दर्शाते हैं जब उनको एक स्पेशल दीप्ति काल से कम या ज्यादा का दीप्ति काल मिले, ठीक है। तो क्रांतिक दीप्ति काल क्या होते हैं? ज्यादातर पौधे तब पुष्पन दर्शाएंगे जब इनको एक विशेष दीप्ति काल से कम या अधिक का दीप्ति काल मिले। देख देते हैं इसको। ज्यादातर पौधे तब पुष्पन दर्शाते हैं जब इनको एक विशेष दीप्ति काल से, विशेष दीप्ति काल से कम या ज्यादा दीप्ति काल दिया जाए, कम या ज्यादा दीप्ति काल दिया जाए। तो ये जो विशेष दीप्ति काल, इसे अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक दीप्ति काल, ठीक है ना। ये जो विशेष दीप्ति काल, इसे अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक दीप्ति काल कहते हैं, ठीक है। चल, अब इस दीप्ति काल के आधार पर अपन पौधों को तीन भागों में बांटे। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए क्रांतिक दीप्ति काल से ज्यादा का दीप्ति काल चाहिए। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि पुष्पन के लिए दीप्ति काल क्रांतिक दीप्ति काल से कम होना चाहिए। और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको दीप्ति काल से कोई मतलब ही नहीं। बता दो इसको। फिर पौधे के तीन भाग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट,
लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि इस प्रकार के पौधे जिनको पुष्पन के लिए लंबे दिन चाहिए और छोटी रातें चाहिए। ठीक है, पुष्पन हेतु क्रांतिक दीप्तिकाल से अधिक दीप्तिकाल चाहिए, क्रांतिक दीप्तिकाल से अधिक दीप्तिकाल चाहिए, यानी कि इसके लिए लंबे दिन व छोटी रातें, दिन होने चाहिए लंबे और रातें होंगी छोटी, तब इन पौधों के अंदर पुष्पन होगा। ठीक है, कौन कौन से पौधे होते हैं ऐसे एग्जांपल? वीट, ओट, रेडिश यानी कि मूली, स्पाइनच यानी कि पालक, वीट यानी कि गेहूं, ओट यानी कि जई, रेडिश यानी कि मूली, स्पाइनच यानी कि पालक, ये सारे के सारे क्या हैं? लॉन्ग डे प्लांट है। अगला एसडीपी यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। अब तो तुम खुद ही बना सकते हो कि पुष्पन हेतु इनको जो है क्रांतिक दीप्तिकाल से कम का दीप्तिकाल चाहिए। पुष्पन हेतु इन पौधों को क्रांतिक दीप्तिकाल से कम दीप्तिकाल चाहिए, क्रांतिक दीप्तिकाल से कम दीप्तिकाल चाहिए, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको क्या चाहिए? लंबी रातें और छोटे दिन, तब जाके ये पुष्पन दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, याद रख लोगे। इसके अंदर एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना तंबाकू, ठीक है, राइस यानी कि चावल, और क्राइजेंथियम, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, गन्ना भी इसके अंदर आता है, गन्ना, सोयाबीन, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? शॉर्ट डे प्लांट। और तीसरा आपको पता है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि इन पौधों के पुष्पन पर दीप्ति काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनमें पुष्पन पर दीप्ति काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वर्ष भर पुष्पन दर्शाते हैं, यानी कि पूरे साल इसमें पुष्प लगते ही रहते हैं, क्योंकि दीप्ति काल से इनका कोई मतलब ही नहीं। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ कि थोड़ा सा फीका चलने लग गया क्योंकि सही खत्म हो गई। ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मिर्च, टमाटर, खीरा ककड़ी, मक्का, ये सारे के सारे डे न्यूट्रल प्लांट है। ये सारे के सारे डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको, चलो अब एक छोटी सी बात मुझे बतानी है कि सबसे पहले मुझे बताओ पुष्प कहां से बनते हैं? परोशीर से। भाई तन्ने का जो शीर्ष भाग होता है उसी से फूल बनता है, लेकिन फूल बनने के लिए, पुष्प बनने के लिए, पुष्पन के लिए दीप्ति काल का अनुभव परोशीर करता ही नहीं। कौन करता है सर? पत्तियां करती है। ऐसा कैसे? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसको नोट करके लिखेंगे कि परोशीर्ष से पुष्प बनता है, परोशीर्ष से पुष्प बनता है, लेकिन पुष्पन हेतु दीप्ति काल का अनुभव कौन करती है? परोशीर्ष न करके पत्तियां करती है। दीप्ति काल का अनुभव पत्तियां करती है। पत्तियों में एक हार्मोन बनता है,
एक हार्मोन फ्लोरिजन, हार्मोन का नाम क्या है? फ्लोरिजन। ठीक है, पत्तियों में एक हार्मोन फ्लोरिजन बनता है जो प्रोसेस में गमन करता है, जो प्रोसेस में गमन करता है, वह इसको पुष्प में परिवर्तित करता है, वह इसको पुष्प में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की गई है कि पौधे के शीर्ष भाग से पुष्प बनता है, लेकिन पुष्पन का जो दीप्ति काल चाहिए पुष्पन के लिए वो पत्तियों के अंदर अनुभव होता है, प्रोसेस में होता ही नहीं। पत्तियों के अंदर द्वारा अनुभव किया जाता है और वहां पे एक हाइपोथियोटिकल हार्मोन बनता है। ये हार्मोन वास्तव में नहीं होता, हाइपोथियोटिकल हार्मोन है फ्लोरिजन, वो बनता है। फिर फ्लोरिजन वहां से प्रोसेस में आता है, वहां उसको पुष्पन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा चल, अगला जो टॉपिक है वो है वसंतीकरण। वसंतीकरण या वर्नालाइजेशन, वर्नालाइजेशन, वसंतीकरण। क्या होता है वसंतीकरण? परिभाषा है ठंडे उपचार की सहायता से, कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा, ठंडे उपचार की सहायता से पुष्प की गुणवत्ता, पुष्पों की या पुष्प की गुणवत्ता व मात्रा को बढ़ाना, इसे वर्नालाइजेशन कहते हैं। वर्नालाइजेशन की परिभाषा क्या है? ठंडे उपचार की सहायता से पुष्प की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाना, इसे वर्नालाइजेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ठंडा उपचार पुष्पन से पहले दिया जाता है, पहले दिया जाना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली बात है कॉमन सेंस की, कि भाई इसका काम ही है कि पुष्प की गुणवत्ता को बढ़ाना, तो पुष्पन से पहले दिया जाना चाहिए ना, ताकि जब पुष्पन हो तो उसकी मात्रा भी ज्यादा हो, गुणवत्ता भी बढ़िया हो। दूसरा बात, ठंडा उपचार पादप के उन भागों में दिया जाता है, उन भागों में देते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता हो, जिनमें विभाजन की क्षमता हो, जिनमें क्या हो? विभाजन की क्षमता हो, उनके अंदर ठंडा उपचार दिया जाता है। ठीक है, चलो जैसे कि अपन दे सकते हैं इसके अंदर सूट अपेक्स में, सूट अपेक्स हिंदी में बात करूं तो प्रोसेस। ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के अंदर दे सकते हैं, यंग लीफ, यंग लीफ यानी कि हरी पत्ती, और यंग बड कली में दे सकते हैं। ये सारे के सारे पार्ट है जिनमें लगातार क्या होता है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है, तो इन सब के अंदर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो 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 चलो, बेटा उसको। अब एक होता है प्रकाश ग्राही वर्णक या फाइटोक्रोम, छोटी सी बात है, बस 2 लाइन की, उसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं। फाइटोक्रोम, फाइटो फाइटोक्रोम ये क्या होते हैं? ये ब्लू ग्रीन कलर के, ब्लू ग्रीन रंग के प्रकाश ग्राही वर्णक है। ये ब्लू ग्रीन कलर के प्रकाश ग्राही वर्णक है जो पत्तियों में पाए जाते हैं। कहां पे मिलेंगे आपको? पत्तियों में। वर्णक है तो पत्तियों में मिलेंगे, पत्तियों में पाए जाते हैं, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात,
ये पुष्पन व बीजांकुरण में सहायता करते हैं, ठीक है ना। ये पुष्पन व बीजांकुरण में सहायता करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक होता है PR यानी कि फाइटोक्रोम रेट, और एक होता है PFR यानी कि फाइटोक्रोम फार रेट, ठीक है ना। इसके दो रूप होते हैं और दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। एक होता है PR और एक होता है PFR। इसका पूरा नाम है फाइटोक्रोम रेट, फाइटोक्रोम रेट PR, और इसका हो जाएगा फार रेट। फाइटोक्रोम तो है ही, ये हो जाएगा फार रेट, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है ना। चलो, ये था फाइटोक्रोम के बारे में। डन, ओके। ये आपका पादप वृद्धि एवं परिवर्धन वाला चैप्टर खत्म हो गया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने वृद्धि के बारे में जाना, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के मापने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है वो वृद्धि दर, समानांतर वृद्धि दर, गुणोत्तर वृद्धि दर, परम वृद्धि, आपेक्षिक वृद्धि, वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, फिर परिवर्धन क्या होता है, उसके बाद परिवर्धन के चरण कौन से होते हैं, उसके बाद में हमने देखा कि विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन क्या होता है, फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में जो है वो ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन और जितने भी जो 5 प्रकार के हार्मोन हैं उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। और लास्ट के अंदर हमने 4 टॉपिक पढ़े। एक तो बीज प्रसूति क्या होती है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं। उसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको दीप्तिकालिकता क्या होती है, और उसके बाद में वर्नालाइजेशन, और लास्ट में हमने पढ़ लिया फाइटोक्रोम, ठीक है ना। तो ये पूरे चैप्टर का सार है और पूरे चैप्टर को मैंने आपके सामने लिख के आपको बता दिया, ठीक है। अब आप NCERT की लाइन टू लाइन मिला सकते हैं। लगभग 99% चीजें आपको आज की क्लास में दिख जाएगी, ठीक है। तो इसी चैप्टर के साथ अपन सिलेबस को डी एंड करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का जो सपोर्ट मेरे को रहा उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी रहूंगा। और अब जो है वो 2 क्लासेस और आएगी इस सिलेबस के अंदर। कैसे सर, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 2 क्लासेस और कौन सी आएगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में एक वीडियो बना करके कि 2 जो है नेक्स्ट क्लासेस इसमें और कौन कौन सी ऐड होने वाली है। अब आप पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, और आप सभी को अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो पूरा का पूरा फोकस्ड रहना है, क्योंकि इस समय आपको रिवीजन की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि लास्ट टाइम आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। चीजें बहुत सारी हैं, चीजें हजारों हैं, सारी नहीं पढ़नी। हमने जो पढ़ा है उसी पे विश्वास करके बार बार उसको रिवीजन करोगे, आराम से सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें मैं कहता हूँ, और उसके साथ में आज के इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं, और साथ में ही अपने इस बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट के कोर्स को भी कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका साथ और आपका सहयोग बहुत मेरे साथ रहा, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।